अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अहमद वर्किंग इन हेल्थ केयर सिस्टम ओमान। दुनिया में आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको एक सेट ऑफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर जब आप ओमान में आते हैं, आप यहाँ पे जॉब हासिल करते हैं, मोस्टली आई विल टॉक अबाउट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, जनरल प्रैक्टिशनर, स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट या एज अ फिजियोथेरापिस्ट। तो आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उस पर डिटेल पे बात होगी। सबसे पहला जो चैलेंज आपको आता है कि जब आप यहाँ पे लैंड करते हैं तो एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, हर कंट्री की अपनी रिवायात हैं, अपनी उनकी जो है वो कल्चर हैं। तो जब आप यहाँ पे लैंड करते हैं तो आपको एक एक तो वेदर कंडीशंस आपको डिफरेंट मिलती हैं। दूसरा कल्चर इज़ टोटली डिफरेंट ऑब्वियसली फ्रॉम साउथ एशिया। तो आपको वो चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। वेदर की अगर बात करें तो वो जो पूरा साल है वो यहाँ पे समझ लें कि एसी चलता है। यानी कि तकरीबन पूरा साल आपको समर मिलता है, उसमें विंटर या उसका कोई एज सच आपको देखने को नहीं मिलता कि आपको कोई सर्दी या टेम्परेचर जो है वो बिलो 20 आपको कभी फील नहीं होता। अगला आपको जो चैलेंज आता है जब आप यहाँ पे लैंड करते हैं तो वो है ट्रैवल। यानी कि आपकी जो जो मूवमेंट है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, चाहे शॉपिंग के लिए जाना हो या अपने काम के लिए जाना हो, तो वो डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि टैक्सी सिस्टम जो है वो टैक्सी सिर्फ ओमानी चला सकते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स जो हैं या बाहर का कोई भी ड्राइवर टैक्सी नहीं चला सकता। तो उस इस वजह से शायद उसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी-सी ज़्यादा है और उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो भी बहुत सारी एरियाज़ में कम होती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपका स्टार्ट में आपको ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको फिर चाहिए होता है कि आप गाड़ी लें। गाड़ी लेने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है और वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपको एक ट्यूटर हायर करना पड़ता है और आपकी जो कॉस्ट होती है वो तकरीबन 450 टू 500 ओमानी रियाल, तकरीबन इतनी आपकी ड्राइविंग लाइसेंस अटेन करने के दौरान कॉस्ट आ जाती है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है। यानी आप डायरेक्टली जाके खुद टेस्ट नहीं दे सकते, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो रिक्रूटर या जो इंस्ट्रक्टर आप हायर करेंगे फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, वो हायर करना ज़रूरी है। वो आपको ट्रेन करेगा, आपको सिखाएगा। अगर आपको बेशक आपने पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी भी इलाके में अपने मुल्क में आपने चाहे 50 साल गाड़ी चलाई हो, यहाँ आके आपको ट्यूटर हायर करना पड़ेगा और वो ओमानी होगा और वो आपको सिखाएगा और फिर आप जाके जो है वो अपना उसका एग्ज़ाम देंगे। उसमें आपका टेस्ट होता है, उसमें ड्रम स्लोप्स और स्ट्रेट लाइन और सारा जो है वो आपके साथ बैठ के आपकी ड्राइविंग चेक करते हैं। तो फिर उसके बाद आपको जो है वो लाइसेंस देते हैं। तो लाइसेंस अटेन करने का जो है वो एक्सपेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तकरीबन 400 टू 500 ओमानी रियाल, विच इज़ अ बिग अमाउंट। और जब आप लाइसेंस ले लेते हैं तो गाड़ी लेना जो है वो थोड़ा सा ईजी होता है। सेकेंड हैंड आपको गाड़ी बड़ी ईजीली कम उसमें मिल जाती है, वो तकरीबन सारी रेंज में होती है। तो वो लेना कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता। लेकिन गाड़ी आपको जो है वो लेना बड़ा ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को 2-2 3-3 महीने भी लग जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेते-लेते ही, और फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है 1-2 महीने गाड़ी ढूँढते और लेते भी तो 4-5 महीने आपके तकरीबन ऐसे गुज़र सकते हैं। इस दौरान एक और बड़ा चैलेंज आता है लोनलीनेस। आप अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं पीछे कंट्री में, तो उनको बुलाना जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज है और बुलाना ज़रूरी भी होता है। उसके बगैर यहाँ पे रहना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो है वो कम्युनिटी आपकी बिल्ड नहीं होती उस तरह से। अगर आप किसी साइड एरिया में हैं, मोस्टली जो एरियाज़ हैं वो पेरिफेरल्स हैं, टाउन्स हैं, तो वहाँ पे आपकी कम्युनिटी उस तरह से बिल्ड नहीं होती, तो फैमिली को बुलाना ज़रूरी होता है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि फैमिली वीज़ा जो है वो यहाँ पे लेना कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लेके आने होते हैं, जैसे कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जिसमें आप अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं, अपने बच्चों को बुला सकते हैं, वाइफ को बुला सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनका जो है आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, आपके बच्चों का जो बेफाम होते हैं या स्मार्ट कार्ड होता है वो लेके आना है, और इसके अलावा उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स और इम्यूनाइजेशन कार्ड, ये चीज़ें सारी ओरिजिनल फॉर्म में आपको यहाँ पे चाहिए होती हैं। तो जब आपकी जॉब होती है तो आप वहाँ से जब आ रहे होते हैं तो ये काम आप वहाँ से करवा के आएँ, और ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान से अटेस्ट करवा के लाने होते हैं। इस पे सेपरेट वीडियो भी है फैमिली वीज़ा पे, वो आप देख सकते हैं। अगला जो आपका फिर चैलेंज होता है वो जब फैमिली आपकी यहाँ पे आ जाती है, तो बच्चों के, अगर आपके कोई बच्चे स्कूल गोइंग एज में हैं, तो उनकी जो एजुकेशन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है आपके लिए, और ये एरिया पे डिपेंड करता है।
अगर तो आप किसी पेरिफेरल एरिया या टाउन में हैं, जो कि मोस्टली आपको जाना पड़ता है एज अ जनरल प्रैक्टिशनर, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जो मोस्टली जॉब्स मिलती हैं वो किसी न किसी पेरिफेरल एरिया की क्लिनिक में मिलती हैं। तो वहाँ पे आपके लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि जो आपके जो स्कूल सिस्टम है, पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम की अगर बात करें तो उसके स्कूल्स बहुत कम होते हैं पेरिफेरीज़ में। और हाँ, मस्कत जैसे शहर में या बड़े शहरों में सलाला हो गया, ऐसे सीप वगैरह का एरिया जो होता है वहाँ पे तो आपको स्कूल मिल जाते हैं। हाँ, उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम ले लें, पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम ले लें या इवन इंडियन स्कूल सिस्टम ले लें, उनकी कॉस्ट जो है या फ़ी वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और वो डिपेंड करता है कि आप उसमें फिर किस तरह से एडजस्ट अपने आप को करते हैं। फ़ी भी बंदा चलें कर लेता है मैनेज, बट अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत बड़ा इशू होता है पेरिफेरल एरियाज़ में। बाज़ औक़ात आपके बच्चे को 30-35 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ सकता है फॉर स्कूल। तो जब भी आप आएँ तो ये चीज़, अगर आप तो आपके बच्चे हैं और स्कूल गोइंग हैं, तो आप ये चीज़ ज़रूर देख के आएँ कि क्या करीब कोई स्कूल मौजूद है कि नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो कोई एज़ सच, हाँ, सेविंग्स इस तरह से आपका मसला हो सकता है, सेविंग्स आपकी लेस हो सकती है क्योंकि अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आप पहले सोचते हो हर महीने आप चाहें तो आप कुछ ना कुछ ले सकते हो, जैसे कुछ लोगों को आईफ़ोन का शौक होता है, लैपटॉप अच्छे का शौक होता है, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड क्लोथ्स, वो सारी चीज़ें अगर आप अपने माइंड में रखते हैं और वो चीज़ें लेते हैं तो ऑब्वियसली आपकी सेविंग्स जो है वो नॉन एक्जिस्टेंट हो जाएंगी। तो ये अब आप पे है, अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं करते तो आपकी अच्छी खासी सेविंग हो। हाँ, एक और चीज़ हो सकती है कि कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपको डिलेड सैलरी या लेसर सैलरी का इशू आ सकता है। मिनिमम है, लेकिन ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं कि बाज़ औक़ात आपको सैलरी जो है वो मिलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, कभी-कभी आपको सैलरी कम मिलती है, कभी डिलेड मिलती है। तो ये थोड़े से रीजनल या स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक सेंटर्स इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।